अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। एक्साइज पॉलिसी मामले में राव एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार 1 अप्रैल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को राव एवेन्यू कोर्ट में पेश की। केजरीवाल की ईडी कस्टडी आज 1 अप्रैल खत्म हो रही थी। शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की रिमांड 28 मार्च को हुई सुनवाई में 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। केजरीवाल को इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद 28 मार्च को हुई सुनवाई में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें 1 अप्रैल को दिन में 11 बजे अदालत में पेश करना होगा। ईडी ने हिरासत के लिए दाखिल नई अर्जी में कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान 5 दिन तक मुख्यमंत्री के बयान दर्ज किए गए और वो जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। एजेंसी ने कहा कि हिरासत के दौरान 3 अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पीएम जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। राव एवेन्यू कोर्ट में पेशी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की हिरासत अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया। अब तक की मुख्य बातें। ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इसके बाद पीपी ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विशेष जज कावेरी बावेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उनकी रिमांड को 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया है। उन्होंने ये तर्क देते हुए याचिका दायर की है कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। सुनवाई 3 अप्रैल को फिर शुरू होगी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है, जबकि उनकी पार्टी बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी ने विपक्षी खेमे से उग्र विरोध प्रदर्शन भी किया है। रविवार दोपहर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली में भाग लेने वाले शीर्ष विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए दबाव डाला, जिन्हें जनवरी में एक अलग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों को संबोधित करने और लॉकअप से उनके संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रविवार को उन्होंने रामलीला मैदान में जोशीले भाषण में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल का एक संदेश भी दिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले 6 चुनावी वादे किए थे। पिछले हफ्ते ईडी की हिरासत में उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं। कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल अपने पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद तीसरे आप नेता हैं। पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के 9 समन में शामिल नहीं होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने की 6 गारंटी की घोषणा, कहा माफी चाहता हूं कि केजरीवाल ने पढ़ा पूरा मैसेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत के बीच लोगों से फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत 6 गारंटी की घोषणा की है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में इसकी घोषणा की। पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आई सुनीता केजरीवाल ने कहा, आपके केजरीवाल ने आपके नाम संदेश भेजा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या पीएम ने सही किया? क्या मानते हैं कि केजरीवाल सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जेल में हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर हैं, ये ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि इस घड़ी में आप सभी हमारे साथ खड़े हैं। इस दौरान सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा, जेल से अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। मैं किसी को हराने या जिताने की बात नहीं कर रहा। 140 करोड़ देशवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत महान देश है, हमारी संस्कृति पुरानी है, भगवान का दिया हुआ देश में सब कुछ है, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं, गरीब अनपढ़ क्यों हैं? जेल में काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट कर नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है, दर्द में है, दर्द से करा रही है। महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो दुखी होती है। सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत माँ लाचार महसूस करती हैं। देश में लंबे लंबे पावर कट होते हैं। सड़कें टूटी है, हालत खराब है, उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शान की जिंदगी जीते हैं।
अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। उन्होंने आगे कहा, आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। ऐसा भारत जहाँ हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, सभी को बराबर शिक्षा मिलेगी, अमीर गरीब सभी को अच्छा इलाज मिलेगा। देश के हर गांव में 24 घंटे बिजली होगी, अच्छी सड़कें होंगी, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आएंगे। भारत के आध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, जहां सभी को न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान से कहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया नहीं है, दिल में इंडिया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा, मैं 6 गारंटी देता हूं, पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, कहीं पावर कट नहीं होगा। मंजूर है। दूसरा, पूरे देश में गरीबों के लिए बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदारी और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर MSP देंगे। छठी, दिल्ली में लोगों ने अन्याय सहा है, उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है, ये अन्याय समाप्त करेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा, सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने ये ऐलान करने से पहले उनकी अनुमति नहीं मांगी, सहमति नहीं ली। जेल में हूँ इसलिए यह संभव नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि किसी को आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरा करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा, ये मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहाँ जेल में पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूँ। नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। जिसने लूटा है लौटना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदी ने पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 2019 लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। भारत माता की जय, आप सबको राम राम। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है के साथ मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि इस धरती पर बाबा औघड़ धाम और उनका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरठ से मेरा खास कनेक्शन है। मोदी ने कहा कि मेरठ की धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से की थी। अब 2024 की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो चारों तरफ गरीबी थी। जब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुई तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। मैंने लाल किले से कहा था कि यही सही समय है, भारत का समय आ गया है। 100 दिनों के फैसलों पर अभी से काम शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 सालों का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में कौन कौन से फैसले लेने हैं, उस पर काम चल रहा है। पिछले 10 सालों में जो विकास का मोमेंटम बना है, अब वो और तेज चलेगा। पिछले 10 सालों में विकास का ट्रेलर देखा है, अभी देश को और आगे ले जाना है। मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी चिंता है। एनडीए सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर भव्य बन रहा है। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर बना है। इस बार अवध में रामलला ने खूब होली खेली, असंभव लगने वाले फैसले को संभव करके दिखाया। मोदी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की आशा जवानों ने छोड़ दी थी, लेकिन हमने इसको लागू किया। 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून लोगों को असंभव लगता था। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी बचा रहा है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को पहले आरक्षण असंभव लगता था और आज नारी शक्ति इसका उदाहरण बन चुका है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा और विकास हो रहा है। गरीबों का स्वाभिमान लौटाया। गरीबी में तबकर मोदी यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए हर गरीब का दुख, पीड़ा और तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। गरीब की चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। 5 लाख तक के लिए मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, आज उसको मोदी ने पूछा है। गरीबों को मजबूत नहीं किया, बल्कि उसका स्वाभिमान लौटाया है। 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है।
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रयास जारी। बीते 10 सालों में माताओं बहनों के लिए सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। पहली बार बहनों बेटियों को उद्यमी बनाया है। पुलिस अर्धसैनिक बलों में इनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। स्वयं सहायता के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। मोदी का सपना है और गारंटी भी है। मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जा रहा है। इसका आप हमसे 2029 में हिसाब पूछ लीजिएगा। मोदी ने कहा कि जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेंगी तो उनका गौरव बढ़ने के साथ कमाई भी बढ़ेगी। हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। 10 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया कि गरीब का पैसा कोई न हड़प पाए, इसलिए योजनाओं से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी हटाए। ऐसा करके 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ तो इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों में कहता हूँ कि मोदी की गारंटी कहती है कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस चुनाव में 2 खेमों की लड़ाई है। इस चुनाव में 2 खेमा मैदान में, एक वो जो भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं और एक एनडीए जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। मोदी ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि ये खत्म होना चाहिए या नहीं। इस पर लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जिसने देश लूटा है उसे लौटाना ही होगा। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन बना लिया है। इनको लगता है मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरा भारत मेरा परिवार है। बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसीलिए कई बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिस्तर, दीवारों और वॉशिंग मशीन से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, अगर रिकॉर्ड मिलता है कि वो पैसे आपके हैं तो आपको दिलाकर ये मोदी दम लेगा। भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, ये मोदी पर चाहे जितने हमले करे, मोदी है झुकने वाला ना। इलेक्शन 2024 नेताओं पर भारी पड़ी उनकी पत्नियां। सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन ने खींचा रैली पर जनता का ध्यान। रामलीला मैदान में रविवार के दिन विपक्षी दलों के नेताओं का भारी जमावड़ा हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, भगवंत मान, डेरेक ओब्रायन, तेजस्वी यादव और कई अन्य बड़े नेता शामिल थे। लेकिन इस पूरी रैली में विपक्षी दलों की महिला नेताओं ने भीड़ का ध्यान अपनी ओर जबरदस्त तरीके से खींचा। खासकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी हेमंत सोरेन ने लोगों को अपने से जोड़ने में सफलता हासिल की। सुनीता केजरीवाल की बिल्कुल बगल वाली बाईं सीट पर सोनिया गांधी बैठी। विभिन्न नेताओं के भाषणों के बीच वे सुनीता केजरीवाल से किसी मुद्दे पर बातचीत भी करती रहीं। सुनीता केजरीवाल भी मुस्कुराकर उनकी बातों का लगातार जवाब देती रहीं। जब सुनीता केजरीवाल के बोलने का ऐलान हुआ, भीड़ ने जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। इस उत्साह ने ये दिखा दिया कि यदि किन्हीं कारणों से अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सामान्य लोगों तक में इसका स्वागत किया जाएगा। सुनीता केजरीवाल के पूरे भाषण में एक बड़े जनसमुदाय को संबोधित करते समय पहली बार में जिस तरह की हिचक लोगों में दिखाई पड़ती है, वो हिचक कहीं दिखाई नहीं पड़ी। बल्कि वे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़ती थी तो उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन रविवार की रैली में उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। उन्होंने बड़े सधे तरीके से अरविंद केजरीवाल का संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता सुनील कुमार सरोज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने अपनी पहली ही जनसभा में परिपक्व भाषण दिया है। उनकी बातों में बड़ी स्पष्टता और कहीं कोई घबराहट नहीं दिख रही थी। संभवतः लंबे IRS सेवाकाल में जनता से रूबरू होने के कारण उन्हें इस तरह का आत्मविश्वास मिला हो। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने पहले ही संबोधन में कमजोर पड़ जाती तो बाद में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के अवसर पर विपक्ष इसका मजाक बनाने से बाज नहीं आता। लेकिन अपनी मजबूती से उन्होंने इस मसले को पैदा ही नहीं होने दिया है। मजबूत पड़ी कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके पति को गिरफ्तार किए हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया और इस बात का भरोसा जताया कि हेमंत सोरेन जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और मजबूती से जनता की सेवा में जुटेंगे। मैं नहीं बता सकता पासवर्ड क्योंकि केजरीवाल का बार बार इनकार। अब ऐड का दूसरा तरीका। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय ईडी पूछताछ में जुटी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से हर दिन करीब 5 घंटे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ईडी अभी तक उनके फोन और डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस हासिल नहीं कर पाई है। केजरीवाल से बार बार पासवर्ड बताने को कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने हर बार इससे इनकार कर दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईडी ने केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक कराने के लिए एप्पल से संपर्क किया है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात पुलिस ने उनके घर से 4 मोबाइल फोन बरामद किए थे। केजरीवाल की पत्नी का फोन भी ईडी ने जब्त किया था। ईडी ने 28 मार्च को रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के पत्नी के फोन का एक्सेस मिल गया है और इसका डेटा भी निकाल लिया गया है, लेकिन केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छापेमारी के दौरान अपने आईफोन को स्विच ऑफ कर दिया और अभी तक ईडी अधिकारियों को पासवर्ड नहीं बताया है। केजरीवाल से बार बार उनका पासवर्ड मांगा गया, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया, केजरीवाल का कहना है कि उनके फोन का एक्सेस लेने पर ईडी को उनकी चुनावी रणनीति और चुनाव पूर्व हुए गठबंधन से संबंधित डेटा हासिल हो जाएगा। अखबार ने ये भी बताया है कि ईडी ने आधिकारिक रूप से फोन निर्माता कंपनी एप्पल से भी संपर्क किया है। हालांकि एप्पल का कहना है कि कुछ भी डेटा निकालने के लिए पहले पासवर्ड जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया है कि यह फोन उनके पास करीब 1 साल से है और 2020-21 में शराब नीति निर्माण के दौरान जिस डिवाइस का इस्तेमाल वो कर रहे थे वह अब उनके पास नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि केजरीवाल से हर दिन करीब 5 घंटे पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। क्रू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2, थिएटर्स में क्रू की दहाड़, दूसरे दिन की छप्परफाड़ कमाई पार किया ये आंकड़ा। करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू की न्यू रिलीज फिल्म क्रू पर्दे पर रिलीज होती ही छा गई है। एयर होस्टेस के रूप में इन तीनों एक्ट्रेस की तिगड़ी ने ऑडियंस को हंसा हंसा कर लुटपुट कर दिया है। यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मैसिव ओपनिंग ली। फैंस ने दिखाई क्रू को हरी झंडी। क्रू फिल्म को लेकर तब से ही लोगों में एक्साइटमेंट था जब से इसका टीजर रिलीज किया गया था। इसके बाद ट्रेलर ने ऐसा समा बांधा कि फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर पाए। बहरहाल 29 मार्च को थिएटर्स में एंट्री ले चुकी इस फिल्म को ऑडियंस ने हरी झंडी दिखाई है। किसी को करीना के एक्सप्रेशन पसंद आए तो किसी को तब्बू का नटखट और चुलबुला अंदाज। दूसरे दिन तोड़ा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का ओपनिंग रिकॉर्ड। क्रू किसी और फिल्म को टक्कर दे ना दे, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती जरूर नजर आ रही है। डोमेस्टिक फ्रंट पर फिल्म ने 10.28 करोड़ से खाता खोला था। अब सामने आए फाइनल आंकड़ों में फिल्म ने दूसरे दिन कमाई के मामले में छलांग लगाई है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक क्रू का सेकंड डे कलेक्शन 10.87 करोड़ है। कलेक्शन डे कलेक्शन अमाउंट करोड़ में। पहला दिन 10.28, दूसरा दिन 10.87, टोटल 21.15। रविवार को पार करेगी 30 करोड़। क्रू को लेकर लोगों में दीवानगी देखने को मिल रही है। जिस रफ्तार से मूवी ने 2 दिन में कलेक्शन किया है, उसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि रविवार को फिल्म 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। क्या है कहानी? क्रू फिल्म की कहानी जैस्मिन, करीना कपूर, दिव्या राणा, कृति सेनन और गीता तब्बू के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी लो सैलरी और उसमें भी होने वाली कटौती से परेशान हैं। तीनों कोहिनूर एयरलाइंस के लिए काम करती हैं। पैसे की लालच में एक दिन तीनों सोने के इलीगल कारोबार में हाथ आजमाती हैं। ये सब एयरलाइन में उनके सीनियर के साथ मिलकर ही वो करती हैं। इससे वो ढेर सारा पैसा कमाना और लग्जरी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देती हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चोरी पकड़ी जाती है। यहाँ एंट्री होती है कस्टम ड्यूटी ऑफिसर दिलजीत दोसांझ की। कृति के साथ इनके रोमांटिक एंगल के साथ ही तीनों की करतूतों का भंडाफोड़ भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कंपनी के सीईओ विजय माल्या की एंट्री होती है। ये फिल्म कहीं न कहीं विजय माल्या को टारगेट करती है। IPL 2024 सीजन में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे धोनी, लंबे बालों के साथ मचाया बल्ले से धमाल। जिस मैदान ने MS धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली पहचान दी थी, विशाखापट्टनम के उसी मैदान पर उन्होंने IPL 2024 में पहली बार बल्लेबाजी करते हुए धमाल मचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रविवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 191 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में खराब शुरुआत के बाद CSK की टीम संभल गई थी, लेकिन मुकेश कुमार ने बीच के ओवरों में 3 विकेट चटकाकर चेन्नई को हार के मुहाने पर ला खड़ा किया। धोनी के नारों से गूंज उठा स्टेडियम। ऐसे में MS धोनी पहली बार सीजन में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। 17वें ओवर में जैसे ही धोनी ने मैदान में एंट्री की, पूरा स्टेडियम धोनी के नारों से गूंज गया। CSK को जीत के लिए 23 गेंद में 72 रन बनाने थे। ऐसे में धोनी ने मुकेश कुमार के खिलाफ पहली गेंद पर चौका जड़कर शुरुआत की और दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन अगली ही गेंद पर खलील अहमद ने माही का कैच बैकवर्ड पॉइंट पर छोड़कर उन्हें जीवनदान दे दिया। जीवनदान मिलने के बाद ओवर का अंत भी धोनी ने चौके के साथ किया। खलील अहमद के खिलाफ जड़ा पहला छक्का। धोनी ने अपनी पारी का पहला छक्का खलील अहमद की गेंद पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा। जैसे जैसे मैच अंतिम ओवरों में पहुंचा, धोनी और आक्रामक होते गए। हालांकि 19वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ धोनी 4 गेंद में 1 रन बना सके और यहीं पर मैच CSK के हाथ से खिसक गया। 19वें ओवर में मुकेश ने केवल 5 रन दिए। ऐसे में अंतिम ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 41 रन बनाने का असंभव सा लक्ष्य मिला। अमिताभ की फिल्म, जिसके लिए जानी दुश्मन बन गई थी 2 फीमेल सुपरस्टार। आज 81 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन का स्टारडम कम नहीं हुआ है। अपने दौर में हर किसी के फेवरेट हुआ करते थे। कई एक्ट्रेसेस संग तो उनके साथ काम करने के लिए तरसा करती थीं। एक फिल्म में उनके साथ काम करने के लिए 2 सुपरस्टार के बीच खूब तनातनी हुई थी। अमिताभ बच्चन आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी मेकर्स की पहली बने हुए हैं। आज भी कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो उनकी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हैं, लेकिन ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। एक वक्त में तो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए 2 एक्ट्रेसेस के बीच दरार तक आ गई थी।
सालों पहले जाने माने डायरेक्टर टीनू आनंद की फिल्म शहंशाह ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ये वही फिल्म है जिसे बिग बी को शहंशाह की उपाधि मिली थी। 1988 में बनी इस फिल्म में एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के बाद टीनू आनंद ने एक और फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म का नाम शिनाख्त। इस फिल्म में पहले डिम्पल कपाड़िया को कास्ट करने की बात सामने आई थी, लेकिन बात नहीं बनी। ये ऑफर माधुरी दीक्षित को मिला था, लेकिन इसी फिल्म में सेकंड लीड एक्ट्रेस के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को अप्रोच किया गया था, लेकिन मीनाक्षी ने माधुरी दीक्षित की सेकंड लीड बनने से इनकार कर दिया था। दरअसल मीनाक्षी ने साल 1983 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। अपने करियर में उन्होंने ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ और सनी देओल संग एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्मों में उनकी माधुरी ने भी काम किया था। ऐसे में वह सेकंड लीड नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बिग बी के साथ काम करना चाहती थी। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए इन दोनों ही एक्ट्रेस में खूब बहस हुई थी, क्योंकि मीनाक्षी को सेकंड लीड नहीं बनना था। मीनाक्षी ने फिल्म छोड़ दी और इस वजह से माधुरी और उनके बीच दूरियां आ गईं। वहीं मीनाक्षी के ना कहने के बाद ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई और आज तक रिलीज नहीं हो पाई। वेब सीरीज में इन साउथ एक्ट्रेसेस ने पार की थी बोल्डनेस की हदें, सीन से मचा डाला था तहलका। साउथ बोल्ड एक्ट्रेसेस इन वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म इन दिनों कई सितारों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर आम से लेकर खास स्टार ने अपनी किस्मत चमकाई है। इस खास रिपोर्ट में हम साउथ फिल्म एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं जिन्होंने ओटीटी की दुनिया में भी अपने नाम का सिक्का चलाया। इन हसीनाओं ने वेब सीरीज में खुलकर बोल्ड सीन्स दिए थे। यहाँ देखिए इन एक्ट्रेसेस की पूरी लिस्ट। यहाँ देखिए फोटोज। साउथ एंड बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। अदाकारा ने वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज में जमकर बोल्ड सीन दिए थे। इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस के ऑर्गेजम सीन ने बवाल मचा दिया था। अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज में अपने खतरनाक और किलर रोल की वजह से छा गयी। इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस ने भी एक बोल्ड सीन फिल्माया था, जिसकी खूब चर्चा रही। साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी अपनी वेब सीरीज जी करदा में जबरदस्त बोल्ड सीन दे चुकी हैं। अदाकारा की इस वेब सीरीज के सीन आग की तरह वायरल हुए थे। अदाकारा राशि खन्ना वेब सीरीज फर्जी में एक्टर शाहिद कपूर के साथ नजर आई थी, जिसमें उनका एक इंटीमेट किसिंग सीन था। इसकी खूब चर्चा रही। अदाकारा शोभिता धुलीपाला अपने बोल्ड लुक्स की वजह से जानी जाती हैं। अदाकारा ने वेब सीरीज द नाइट मैनेजर में आदित्य रॉय कपूर के साथ एक इंटीमेट सीन दिया था। साउथ एक्ट्रेस ईशा गुप्ता वेब सीरीज आश्रम 3 में बॉबी देओल संग सेंसेशनल बोल्ड सीन दे चुकी हैं, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। टीवी पर एक शो से रातों रात बनी स्टार, बॉलीवुड में डेब्यू किया हुई फ्लॉप। टीवी के पारिवारिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से हिना खान को जो पहचान मिली वो किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं होता। एक शो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। अब एक्ट्रेस पंजाबी इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी हैं। हिना खान इन दिनों पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल संग अपकमिंग फिल्म शिंदा शिंदा नो पापा को लेकर चर्चा में है। हाल ही फिल्म का पहला लुक जारी किया गया है, जिसमें उनके बेटे शिंदा हैं और साथ ही हिना खान भी हैं। पंजाबी इंडस्ट्री में रखा कदम। इस फिल्म के जरिए बिग बॉस 11 में नजर आ चुकी जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर ने फिल्म का पहला लुक शेयर किया, जिसमें हिना और गिप्पी को दरवाजे के पीछे छुपते हुए देखा जा सकता है। साथ ही उनका बेटा शिंदा हाथ फैलाए दरवाजे पर खड़ा है और चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। दिल जीत रहा हिना खान का लुक। बात अगर इस पोस्टर में हिना खान के लुक की करें तो वो इसमें ऑरेंज और ब्लू कलर की बॉडीकॉन ड्रेस और इसके साथ व्हाइट हील्स पहने नजर आ रही हैं। गिप्पी ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी है। पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, शिंदा शिंदा नो पापा का फर्स्ट लुक जारी। 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में मिलते हैं। बता दें कि टीवी से पॉपुलैरिटी पाने के बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में फिल्म हेक्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनकी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब वह पंजाबी फिल्मों में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लड़के को डेट करूंगी जो देसी हो डेब्यू करते ही बनी रातों रात स्टार। इंडस्ट्री की वो टॉप एक्ट्रेस जो अब तक कई बड़े बजट की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। अपने हर किरदार से वो दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। इन दिनों वो अपनी एक फिल्म को लेकर चर्चा में है। अपने अब तक के करियर में इस एक्ट्रेस ने कई फ्लॉप फिल्मों में भी काम किया है। बावजूद इसके इस एक्ट्रेस पर उन फिल्मों की असफलता का कोई असर नहीं पड़ा। आज भी मेकर्स उन्हें हर बड़े बजट की फिल्मों में साइन करते हैं। कई फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा होने के बाद भी ये आज टॉप की एक्ट्रेस हैं। देसी लड़के को करना चाहती हैं डेट। हम जिस टैलेंटेड एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कृति सेनन है। कृति सेनन इन दिनों फिल्म क्रू में नजर आ रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस इस फिल्म के दौरान दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें भारतीय लड़के पसंद हैं। राज शमानी के साथ उनके पॉडकास्ट पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया, अभी तक मैं किसी गोरे व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे कैनेडियन एक्टर रायन गोसलिंग बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप हॉट हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में नहीं पड़ी हूँ जो भारतीय नहीं है। मैं ऐसे लड़के को डेट करना पसंद करूंगी जो थोड़ा देसी हो।
क्रू में जीत रही फैंस का दिल कृति सेनन को फिल्म क्रू के लिए काफी सराहना मिल रही है। हालांकि इस फिल्म में कृति के अलावा तब्बू और करीना कपूर भी नजर आ रही हैं। लेकिन कृति को अपने किरदार से काफी सराहना मिल रही है। एक्ट्रेस की फिल्म भी लोगों का दिल जीतने में अब तक कामयाब रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी कृति को ज्यादा नोटिस किया गया था। बता दें कि कृति सेनन इन दिनों अपकमिंग फिल्म दो पत्ती में अपने किरदार को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस कृति सेनन ने खुलकर बात की है और बताया है कि बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म के जरिए वो एक्टिंग के बाद बतौर निर्माता अपना हुनर आजमाने जा रही हैं।